दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है। दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इलेक्टोरल बॉन्ड पर हमारा आज का यह दूसरा वीडियो है और इस विषय पर 9वां। इस बॉन्ड में इतने प्रकार के घोटाले के सुराग मिल रहे हैं कि उन्हें तेज गति से समझना और आप तक लाना भी एक चुनौती है। आपको पता होगा कि इस मामले में अंग्रेजी वेबसाइट रिपोर्टर्स कलेक्टिव की टीम ने शानदार काम किया है। इसी टीम की रिपोर्टिंग का परिणाम है कि मोदी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला दर्शकों के बीच सामने आया है। आप देख सकते हैं कि कैसे कॉरपोरेट इस बॉन्ड के जरिए सरकार का गुलाम भी बन रहे हैं और सरकार के यार भी। लेकिन क्या इसकी रिपोर्टिंग आपके हिंदी अखबारों और हिंदी चैनलों में हो रही है? रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खबरें हिंदी सहित कई भाषाओं में होती हैं। क्या उन खबरों को इन अखबारों में प्रकाशित किया जा रहा है? इन चीजों पर गौर कीजिए। आज हिंदी के अखबार और हिंदी के चैनल हिंदी समाज के सबसे बड़े अपराधी हैं। इस समाज को पीछे रखने में, इस समाज को जागरूक होने से रोकने में इसका सबसे बड़ा प्रमाण है इलेक्टोरल बॉन्ड की रिपोर्टिंग। हिंदी के कई बड़े अखबारों में बॉन्ड की रिपोर्टिंग रूटीन की तरह है। कंपनियों को लेकर बीजेपी या अन्य दलों से रिश्तों को लेकर विस्तृत पड़ताल नहीं की गई है। जिस तरह से रिपोर्टर्स कलेक्टिव इस मामले में रिपोर्टिंग कर रहा है, रिपोर्टर्स कलेक्टिव के पास अखबारों जितने रिपोर्टर नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, फिर भी इस वेबसाइट के पत्रकारों ने क्या कमाल की रिपोर्टिंग की है। आप रिपोर्टर्स कलेक्टिव की आर्थिक मदद जरूर करें, उन्हें मजबूत करें। हिंदी के दर्जनों संपादकों, हजारों पत्रकारों की फौज वाले हिंदी के अखबार क्या कर रहे हैं, यह सवाल पूछिए। क्या उनका काम मोदी सरकार पर सवाल करने वाली खबरों की हत्या करना रह गया है? हिंदी में एक से एक पत्रकार हैं, मगर उन सभी के हाथ बांध दिए गए हैं। क्या किसी हिंदी के संपादक को पहले पन्ने पर यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि हैदराबाद की कंपनी मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रा लिमिटेड ने 966 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों खरीदा? क्या इस कंपनी के पास इतना पैसा है कि वह राजनीतिक दल को 1000 करोड़ रुपए भेंट कर देगी? इसी कंपनी के पास तेलंगाना का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में सीएजी ने कई सारी गंभीर टिप्पणियां की हैं। सीएजी ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट ने सरकार को काफी बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। पहले इसकी लागत 82,000 करोड़ की थी, मगर अभी अब बढ़कर 1.5 लाख करोड़ तक हो सकती है। तेलंगाना चुनावों में कलेश्वर डैम एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना था। राहुल गांधी एक बार फिर से एक बड़े मुद्दे पर सही साबित हो गए। यह राहुल गांधी का ही ट्वीट है, नवंबर 2019 का, आज काफी वायरल हो रहा है। इसमें राहुल गांधी ने लिखा था कि नए भारत में घूस और गैर कानूनी कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जिस रिपोर्ट को ट्वीट किया था वो नितिन सेठी की है। वही नितिन सेठी रिपोर्टर्स कलेक्टिव के तहत बॉन्ड का भांडा फोड़ रहे हैं। हिंदी के संपादक मोदी चालीसा लिखने में व्यस्त हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग किया जा रहा है, कंपनीज को एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए जा रहे हैं और फिर एकदम बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। शेल कंपनीज उसमें भरी हुई हैं और ये पूरा का पूरा जो ढांचा है प्रधानमंत्री ने क्रिएट किया है। इनका ब्रेन चाइल्ड है। इन्होंने कहा है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स हिंदुस्तान की राजनीति को साफ कर देगा। नहीं, वो दो टुकड़े में वो जो किया उसका पैसा कहां से आया? यहीं से तो आया। जो ये हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? इधर से तो आ रहा है। और ये अभी तो छोटा सा भाग दिखाए, तो इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सटॉर्शन का सिस्टम बना दिया है। पॉलिटिकल पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने कैप्चर कर दिया है।
सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, एक्सटॉर्शन करती है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। क्या तब राहुल गांधी की बात को किसी ने गंभीरता से लिया था? क्या मीडिया ने इस बात की पड़ताल की थी कि यह बॉन्ड क्या है? किस तरह से इस बॉन्ड के जरिए भारत के लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है? आज आपने देख लिया कि इस बॉन्ड के जरिए बीजेपी आर्थिक महाशक्ति बन गई है और दूसरे राजनीतिक दल चुनाव लड़ने की हालत में नहीं हैं। यह वीडियो विधानसभा चुनाव के समय का है। राहुल गांधी एटीएम का मॉडल लेकर कलेश्वरम सिंचाई परियोजना में कथित भ्रष्टाचार को लेकर मुद्दा बना रहे थे और तेलंगाना के वोटर को दिखा रहे थे कि यह प्रोजेक्ट केसीआर के लिए एटीएम मशीन है। इसके जरिए तेलंगाना की जनता का 1 लाख करोड़ रुपया चोरी किया गया है। कलेश्वरम केसीआर और उनके परिवार का एटीएम है। 2 नवंबर को राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि मैं मेडीगुड्डा बराज गया था जो कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन योजना का हिस्सा है। इसके कई खंभों में दरारें पड़ गई हैं क्योंकि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। आप देखिए, सरकार में जो भी पैसे बनाने वाले, चोरी करने वाले डिपार्टमेंट हैं, वो सारे के सारे चीफ मिनिस्टर या उनके परिवार के हाथों में। कलेश्वरम सिंचाई प्रोजेक्ट 1.25 लाख करोड़ रुपए का बताया जाता है। यह प्रोजेक्ट मिला है मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL को, जिसने 966 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। फ्यूचर गेमिंग के बाद यह कंपनी बॉन्ड खरीदने के मामले में दूसरे नंबर पर है। अभी यह पूरी तरह साबित नहीं हुआ है कि 966 करोड़ का बॉन्ड किस पार्टी को गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर पुरानी खबरों को निकालकर बताया जा रहा है कि इस कंपनी ने 11 अप्रैल 2023 को 140 करोड़ का बॉन्ड खरीदा और 1 महीने के अंदर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे और भाजपा सरकार से 14,400 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट मिले। इस कंपनी पर भी आयकर विभाग के छापे पड़ चुके हैं। ऐसी कंपनियां 966 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही हैं। क्या देश को नहीं जानना चाहिए कि यह कंपनी किस किस पार्टी को चंदा देती है? केसीआर को कितना देती है, बीजेपी को कितना देती है या अन्य दलों को कितना देती है? इसी मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL की सहायक कंपनी है वेस्टर्न यूपी पावर प्रोजेक्ट। इसने भी 220 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। दोनों कंपनियों को मिलाकर 1186 करोड़ की राशि हो जाती है। यही नहीं, प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट, जिसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, उसमें भी 2022-23 में सबसे अधिक चंदा मेघा इंजीनियरिंग ने दिया, 83 करोड़। 2023 के साल में उसी ट्रस्ट से केसीआर की पार्टी को 90 करोड़ का चंदा मिला। इस ट्रस्ट ने अपने कुल चंदे का 75% पैसा बीजेपी को दिया है। कंपनियां टैक्स बचाने के लिए इस ट्रस्ट को पैसा देती हैं। न्यूज मिनट ने इस कंपनी के खिलाफ एक रिपोर्ट प्रकाशित की कि इस कंपनी ने एक नौकरशाह की शादी का पूरा खर्चा उठाया, तो कंपनी ने न्यूज मिनट पर मानहानि का दावा कर दिया। हमारी चुनौती है कि कैसे इन खबरों को हिंदी के आम दर्शकों तक पहुंचा दिया जाए। इसलिए हम जहां भी अच्छी सामग्री प्रकाशित हुई है उसका संकलन कर रहे हैं ताकि यह बात हिंदी प्रदेशों में ऑन रिकॉर्ड रहे और गंभीरता के साथ। क्या यह बड़ी बात नहीं है कि किसी कंपनी को मुनाफा 10 करोड़ का हो रहा है और वह चंदा 410 करोड़ का दे रही है? यह कैसे मुमकिन हो सकता है? यूपीए के समय एक नियम था कि वही कंपनी चंदा दे सकती है जो 3 साल तक लगातार मुनाफा कमाएगी और उसका भी केवल 7.5% ही चंदा देगी। प्रधानमंत्री मोदी और उनके तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चालाकी से इस प्रावधान को हटा दिया। अब कोई कंपनी अपने मुनाफे का कितना भी हिस्सा चंदे के रूप में दे सकती थी और उसे अपने शेयर होल्डर को बताने की जरूरत भी नहीं रही, ना किसी और को बताने की जरूरत थी। इलेक्टोरल बॉन्ड की जब से जानकारियां सामने आई हैं, कई कंपनियों के बारे में रिपोर्ट हो रही है कि उनका मुनाफा कुछ था मगर उससे भी कई गुना ज्यादा पैसे का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया। यह कैसे संभव है?
जाहिर है कुछ घपला होगा या किसी और का पैसा इधर उधर से घूमकर आ रहा होगा। तमिलनाडु की कंपनी है फ्यूचर गेमिंग। 2019 में जितना मुनाफा हुआ उसका 6 गुना इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2022-23 में इस कंपनी को टैक्स देने के पहले जो मुनाफा हुआ वो 82 करोड़ का था और चंदा दिया 328 करोड़ का। इस कंपनी ने 4 साल में 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। एक कंपनी है मदनलाल प्राइवेट लिमिटेड। इसने अपने मुनाफे का 1874% का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। निकालिए प्रतिशत, बैठ जाइएगा थक कर। क्या इसमें कुछ भी संदेहास्पद नहीं है? इसी की 2 सहोदर कंपनियां हैं, केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा और एमकेजे एंटरप्राइजेज। तीनों पश्चिम बंगाल में एक ही पते पर पंजीकृत हैं। यह कंपनी पार्ले एग्रो के फ्रूटी, एप्पी और फिज बनाती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। इन 3 कंपनियों ने मिलकर 500 करोड़ से अधिक के बॉन्ड खरीदे हैं। 2019-20 में मदनलाल लिमिटेड ने 185 करोड़ का चंदा राजनीतिक दलों को दिया, जबकि इसका कुल मुनाफा 1.84 करोड़ रुपए का था। क्या कोई कंपनी जिसका मुनाफा 2 करोड़ भी ना हो 185 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती है? 2021 में ईडी ने केवेंटर में छापे मारे। तीनों कंपनियों के सीईओ का नाम एक ही है, राधेश्याम खेतान। मई 2014 में केवेंटर ने 140 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और दूसरी कंपनी मदनलाल लिमिटेड ने उसी महीने में ही 186 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। इसी राधेश्याम खेतान की कंपनी एमकेजे एंटरप्राइजेज ने 4 साल में 192 करोड़ का चंदा दिया है। क्या यह सब सुनकर आपके पांव के नीचे से धरती खिसक नहीं जाती? 2021 में केवेंटर के यहां छापा पड़ा था, या 24 मार्च आ गया है, छापे और इसके मुकदमे की मंजिल क्यों नहीं नजर आती है? सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे। इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे आंकड़े हैं, कुछ त्रुटियां हमसे हो सकती हैं, मगर अनजाने में ही होगी। चूंकि यह मामला इस देश का इतना बड़ा घोटाले का है, इसलिए इसमें रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मेट्रो डेयरी से अपना हिस्सा इसी समूह को बेच दिया और केवेंटर ने उसे खरीदा। अधीर रंजन चौधरी ने इस डील के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका की, वो खारिज हो गई। 500 करोड़ का यह चंदा किसे गया होगा गेस करना मुश्किल नहीं, लेकिन बेहतर होगा स्टेट बैंक यूनिक कोड चुनाव आयोग के हवाले करे और वह सार्वजनिक हो, ताकि पत्रकार स्थापित कर सकें कि किस बॉन्ड को किस राजनीतिक दल ने भुनाया है, किसे पैसा मिला है, यही जानना बाकी है। लेकिन जिसने दिया है, बॉन्ड खरीदा है, वह 500 करोड़ रुपए किसी दल को चंदा दे रहा है, यह तो बहुत बड़ी बात है। कर्मचारियों का वेतन मुश्किल से बढ़ता होगा और कंपनी चंदा राजनीतिक दल को दे आ रही है। इन कंपनियों में बड़ी संख्या में मोदी भक्त काम करते होंगे, करते ही होंगे। उन लोगों को आज वाकई गर्व हो रहा होगा कि उन्होंने केवल मोदी की भक्ति नहीं की, केवल खाली पीली मोदी मोदी नहीं की, बालकनी में जाकर थाली नहीं बजाई, बल्कि उनकी कंपनी मोदी को 100 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़ का चंदा दे आ रही है। यह पता चलेगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे वोटर, ऐसे कर्मचारी इस बार गंजी फाड़कर होली खेलेंगे, रेत में लौटकर छाती पीटेंगे कि ऐसा आज तक कोई नहीं कर सका, यह भी पहली बार हुआ है। चंदा देना बुरा नहीं है, मगर 500 करोड़ रुपए चंदे में
लॉटरी वाला तो 1368 करोड़ रुपए दे रहा है। एयरटेल और डीएलएफ के भक्त कर्मचारी तो इस महीने की सैलरी सोसाइटी के गार्ड को दान कराएंगे, गार्ड अंकल को। यह मजाक नहीं है, बल्कि बहुत डरावना है। जवाब तो इन्हें देना है। इन्हें पता है कि धर्म के नशे में जनता अब डूब चुकी है, वो उससे उबरने के लायक नहीं रही। उसे गर्व का डोज दिया जा चुका है, 370 हटाया गया है, उस पर उसे गर्व करना है। अगर इस पर गर्व कुछ कम हो गया तो इसे बढ़ाने के लिए सीएए पर गर्व करने का डोज दे दिया गया है। भूख लगी है तो इनसे कहा गया है लाइन में लगिए, फ्री में अनाज मिलेगा, लेकिन खा लीजिए। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इसकी जांच कराएंगे? जांच हो तो रही थी। जिनके यहां ईडी के छापे पड़ रहे थे वही कंपनियां भर भर के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही थी। अभी तक 2 दर्जन से अधिक कंपनियों की जानकारी इस सूची में आई है जिन्होंने बॉन्ड खरीदे और जिनके यहां छापे पड़े। यह घोटाला बाहर तो आ गया है, मगर सामने सरकार है, दीवार बनकर खड़ी है, और इसके साथ साथ पहाड़ बनकर खड़ा है गोदी मीडिया, जो इसका पूरा सच कभी बाहर नहीं आने देगा। 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इस बार 400 सीटों के जीतने का ऐलान पहले ही हो चुका है। बीजेपी ने अपना खजाना भर लिया है, कांग्रेस का खाता बंद हो चुका है, कोई मुकाबला ही नहीं है। बीजेपी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है कांग्रेस के खिलाफ। 2019 में आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक। 2024 का सर्जिकल स्ट्राइक क्या है? खाताबंदी। हमारे खातों को उन्होंने ठंडे बक्से में डाल दिया है। हम हमारे बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकते और हमें आर्थिक रूप से अपंग बनाने की षड्यंत्र रचाई गई है। चुनाव प्रचार से लड़ा जाता है, विचार से लड़ा जाता है, पर पैसों की भी खर्ची होती है प्रचार के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए, पब्लिसिटी के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। कांग्रेस पार्टी को जानबूझकर आर्थिक रूप से अपंग बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खाताबंदी की जा रही है और यह एक सर्जिकल स्ट्राइक है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। इससे हम लड़ेंगे, इससे हम डरेंगे नहीं। 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून अधिसूचित हुआ था। यह कानून पारदर्शिता के लिए बना। क्या यही पारदर्शिता है कि जो कंपनी 2 करोड़ मुनाफा नहीं कमाती है वो 200 करोड़ का चंदा दे? यह पैसा किसका है, इसकी जानकारी वह सरकार कैसे देगी जो खुद इसमें अपराधी की तरह नजर आती है? कपिल सिब्बल ने मांग की है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई जाए, सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी हो। प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है कि करीब करीब सब कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड घूस के रूप में दिए। जैसे 2G और कोयला घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हुई, वैसे ही इसमें भी जांच होनी चाहिए। लक्ष्मीदास वल्लभदास मर्चेंट, पहले 100 दानदाताओं में इनका नाम है। नवंबर 2023 में इन्होंने 23 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल से पता चलता है कि रिलायंस समूह में ग्रुप कंट्रोलर हैं जो टैक्स से जुड़े मामलों को देखता है। मर्चेंट रिलायंस से जुड़ी 6 कंपनियों में निदेशक रहे हैं। नेटवर्क 18 के अधिग्रहण में इस व्यक्ति का रोल रहा है। अभी तक जो सूची आई है उसमें रिलायंस समूह की कोई भी लिस्टेड कंपनी नहीं है जिसने बॉन्ड खरीदा हो, लेकिन एक कंपनी यही है जिसका नाम है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, जो जुड़ी हुई है कंपनी, लेकिन लिस्टेड कंपनी नहीं है। यह कंपनी भारत में तीसरी सबसे बड़ी डोनर है। वल्लभदास मर्चेंट ने अपनी निजी हैसियत से यह पैसा दिया है, इस वजह से भी संदेह हो रहा है।